अनम्यूट में आपका स्वागत है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के एक शांत खूबसूरत बीच पर हुआ एक हमला पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग कैसे बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही घटना की पड़ताल करेंगे जो थी तो लोकल, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो चलिए सीधा चलते हैं उस घटना पर जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक चमचमाती धूप वाली दोपहर की शांति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिडनी का मशहूर बॉन्डी बीच है, लेकिन उस दिन यहाँ एक हिंसक आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। इस हमले में कई बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया, जिसने इस घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हुई ये ट्रेजेडी भारत के लिए इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई। वजह थी एक ऐसा कनेक्शन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हमलावर साजिद अकबर असल में भारत के हैदराबाद का रहने वाला था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने सबको चौंका दिया। इसने सिडनी के बोंडी पवेलियन को सीधे हैदराबाद के चार मीनार से जोड़ दिया, और बस इसी एक खुलासे ने इस घटना को भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा बना दिया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि एक आम इंसान जो दूसरे देश में बस गया हो, वो आखिर इतना खतरनाक चरमपंथी बना कैसे। चलिए उसकी 27 साल लंबी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकबर 1998 में काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया था। उस वक्त ना तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही वो किसी कट्टरपंथी सोच से जुड़ा था। 27 साल तक एक नॉर्मल जिंदगी जीने के बाद उसका इस तरह एक आतंकी हमले में शामिल होना, ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि आतंकवादी हमेशा जाने पहचाने चेहरे होते हैं। तो फिर वही सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। कोई इंसान दशकों तक, मतलब सालों साल, एक आम जिंदगी जीने के बाद अचानक इतना हिंसक और कट्टरपंथी कैसे हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, रेडिकलाइजेशन। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति या ग्रुप धीरे धीरे बहुत ही एक्सट्रीम पॉलिटिकल, सोशल या धार्मिक सोच को अपनाने लगता है। अब देखिए, कट्टरपंथी बनने के आम तौर पर दो रास्ते हो सकते हैं। एक है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, मतलब इंटरनेट के जरिए किसी के दिमाग में कट्टरपंथी विचारधारा भर दी जाती है। और दूसरा है किसी आतंकी संगठन का सीधे किसी को भर्ती करना। जांच में साजिद की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस से जुड़ा सामान मिला, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस पर एक बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजी का गहरा असर था। ये हमला सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक चेतावनी है, जो दुनिया भर की सिक्योरिटी सिस्टम की कमियों को सामने लाती है। सबसे पहले तो इसका सीधा असर भारत पर हुआ। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल थे। ये घटना ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और देखिए, ये घटना ऑस्ट्रेलिया जैसे एक विकसित देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों की काबिलियत पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सुरक्षा का वो शील्ड जिसे इतना मजबूत समझा जाता था, वो कहीं न कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ बड़े और मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि क्या एजेंसियों ने शुरुआती चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया? क्या दूसरे देशों में बसे समुदायों पर नज़र रखना काफ़ी है? और सबसे बड़ी चुनौती, लोन वुल्फ यानी अकेले काम करने वाले हमलावरों की पहचान उनके एक्शन लेने से पहले आखिर कैसे की जाए? भारत के लिए भी ये एक तरह से आत्ममंथन का समय है। ये घटना इस बात पर जोर देती है कि भारत को विदेशों में बसे अपने नागरिकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और विदेशी एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के अपने सिस्टम पर तुरंत दोबारा सोचने की जरूरत है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। ये एक ग्लोबल वैचारिक लड़ाई है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। इसके लिए देशों को अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सोचना होगा और मिलकर काम करना होगा। और आज के दौर में नया मैदान जंग है इंटरनेट। अब सिर्फ बॉर्डर्स की सुरक्षा करना काफ़ी नहीं है। विचारधारा की ये लड़ाई, जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है, अब आतंकवाद का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है। तो ठीक है, इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। दुनिया इस बड़ी होती चुनौती का जवाब कैसे दे सकती है।
इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए एक 3 सूत्रीय रणनीति अपनानी होगी। पहला, देशों के बीच आपसी सहयोग को और गहरा करना। दूसरा, रियल टाइम में इंटेलिजेंस की जानकारी को शेयर करना। और तीसरा, ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक्टिवली नज़र रखकर उसका मुकाबला करना। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बातें साफ है। पहली, खतरे का प्रोफाइल पूरी तरह बदल गया है। अब कोई भी कहीं भी खतरा बन सकता है। दूसरी, लड़ाई का मैदान अब डिजिटल हो चुका है। और तीसरी, इस बिना सीमाओं वाले खतरे का समाधान भी ग्लोबली होना चाहिए। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर समय रहते दुनिया के देशों ने मिलकर कोशिशें नहीं की तो भविष्य में ऐसे हमले और भी भयानक रूप ले सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस खतरे को गंभीरता से लेने और मिलकर काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अनम्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें।